जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम सर जी, वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमें दो लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है, हसना है और फातिमा है हमारे साथ। तो हम कुछ मिनट्स और 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं कुछ और लोग ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक एक मुझे मैसेज आया था, अक्सा का मैसेज आया, शायद वो अवेलेबल नहीं है, वो आज क्लास नहीं लेंगी। जी सर। आप मेरे ख्याल एक फातिमा हबीब है हमारी क्लास में, यस सर। उनके साथ है कांटेक्ट? वो आ रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं मीटिंग में? जी सर, मैं पूछती हूँ अभी। अच्छा जी, बाकी लेक्चर्स भी चल रहे हैं? किस तरह आपकी एक्टिविटीज़ हैं? सभी लेक्चर्स हो रहे हैं? जी सर, आपके अलावा दो सर यासिर ले रहे हैं और सर रिजवान कामरान ले रहे हैं, मैम नहीं ले रही होंगी। रिजवान कामरान के पास कौन सा कोर्स है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। ये आपका एचआर वालों का भी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स? यस सर। अच्छा, ये टोटल 4 कोर्सेज हैं आपके? मेरे ख्याल एक कोर कोर्स है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का और 3 स्पेशलाइजेशन के हैं एचआर के। हाँ जी यस। सर। ठीक है। एक कोर्स किसके मैडम, कौन सी मैडम के पास है? मैम अमरीन जैनब। कौन सा है वो कोर्स? वो सर का है कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट। अच्छा, कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड। ठीक है जी। जी सर। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर आप लोगों ने रिव्यू किया, उसको रीड आउट किया था जी? यस सर, किया था। कोई पॉइंट हो जी उसमें, कोई बात आप शेयर करना चाह रही हो? सर बस पढ़ लिया था सारा, आगे थी समझ जितना आपने पढ़ाया था। ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो कुछ डिस्कशन की थी जी, वो ट्रेडिशनल अप्रोच पे बात कर रहे थे कि पहले तो कुछ हमारे कन्फ्लिक्ट के रेलेवेंट अप्रोच यही थी कि इसको अवॉइड किया जाए, और कन्फ्लिक्ट को 3 एंगल से ही देखा जाता था। ये 3 अप्रोचेस हमने स्टार्ट पे ट्रेडिशनल अप्रोच में बात की कि एज कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बिटवीन द फंडामेंटल डाइवर्जेंट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एक फंडामेंटल तो ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान कन्फ्लिक्ट आना ही आना है क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट है। फिर हमने प्रोडक्शन और वर्क के रेलेवेंट बात की कि कन्फ्लिक्ट आने से आपका वर्क और प्रोडक्शन डिस्टर्ब होती है, इसलिए ट्राई यही करें कि कन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट ही किया जाए। और एक ट्रेडिशनल अप्रोच कन्फ्लिक्ट को पावर स्ट्रगल्स में देखते हैं। पावर पे फिर हमने बात की कि आप पावर ऑब्टेन करते हैं और उस पावर को अब्यूज़ करते हैं अपने जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए। पावर का सोर्स क्या है और फॉर्म्स ऑफ पावर यूजेज क्या है, ये लास्ट टाइम हमने कुछ देखी थी। आपको अथॉरिटी से पावर मिलती है, स्कार्स रिसोर्सेज कंट्रोल करके आप पावर गेन करते हैं। फातिमा यासीन बेटा बताएंगी कंट्रोल ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज क्या था ये पॉइंट? फातिमा यासीन। जी सर। सर इसमें है कि जिस पर्सन के पास मतलब पावर होती है और क्या कहते हैं रिसोर्सेज होते हैं, मतलब वो जो है ऑर्गेनाइज रूल्स और रेगुलेशंस मतलब बनाता है। और द पर्सन हु डेवलप रूल्स एंड मतलब सर जो जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है ना, उसके पास पावर होती है। नहीं, ठीक ये है तो ये ऑर्गेनाइजेशन कि स्ट्रक्चर वाला पॉइंट था ना। मैंने ऊपर वाला पूछा आपसे, कंट्रोल ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज वाला। ये रूल एंड सर रेगुलेशंस जो वाला पॉइंट तो पर्सन स्ट्रक्चर्स में है। जी सर कि सर जिसके पास कंट्रोल होता है रिसोर्सेज पे, और जो जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं उसके पास पावर होती है, जी मतलब वो एग्जैक्टली, कोई उन सब। एग्जांपल से आप हमें अगर इसको थोड़ा सा कर सकें सर कि जिस तरह
किसी भी कंपनी का जो हेड होता है या सीईओ होता है कि मतलब उसके पास एक तो रिसोर्सेज होते हैं कि उसके पास इतना फाइनेंस होता है, और फिर वो अपने अंडर जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको उनको कंट्रोल कर सकता है कि उसके पास वो पावर होती है कि उनको मैनेज करे वो। राइट। जी आस्था, आप इस पॉइंट के रेलेवेंट सर कुछ। इसमें आपने एक एग्जांपल हमें मल्टीमीडिया की एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे किसी यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पर एक पर्सन है, उसके पास 3 मल्टीमीडिया अवेलेबल हैं और टोटल तकरीबन 10 क्लासेस हैं, तो मतलब उसके पास पावर है कि वो किसी को भी अगर हम उसे बना के रखेंगे तो वो हमें टाइम पर मल्टीमीडिया अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होता है। तो एग्जैक्टली हमें जितनी राइट। भी स्कार्स सोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको ख़त्म करना चाहिए ताकि कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। उनको इंक्रीज करके हम कन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट कर जी सकते हैं। जी फातिमा, आप जो बेटा बात कर रही हैं सीईओ और जीएम की, देखें वो तो उनके पास अथॉरिटी है, वो तो अल्टीमेट जीएम के पास अथॉरिटी है ही है। यस तो सर। वो तो उनको अथॉरिटी की वजह से पावर है, वो उन्होंने डिसीजन लेने हैं, उन्होंने रूल्स बनाने हैं, यस उन्होंने सर। किसी को जो भी देना है। ये पावर का सोर्स का मतलब उस पर्सन के पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो स्टोर कीपर है या जो यस मल्टीमीडिया सर। को अपने पास महफूज कर रहे हैं, जिसके पास भी उसको हमने रखवाए हुए हैं, लैब अटेंडेंट कह लें। अब लैब अटेंडेंट का रैंक या लैब अटेंडेंट का लेवल फैकल्टी से ऊपर नहीं होगा, सपोज वो उनके बहुत नीचे है, लेकिन क्योंकि मल्टीमीडिया एक ऐसा रिसोर्स है जो लिमिटेड है, कम है और चाहिए ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स को है, तो एक ऐसा मेंबर जो मेरे से शायद 10 लेवल नीचे है, अगर मैं 18 स्केल पे हूँ वो 8 स्केल पे है, उसके पास भी मेरे ऊपर एक तरह की पावर है। वो पावर कोई अथॉरिटी यस से सर। नहीं मिली, वो पावर किसी और वजह से नहीं, सिर्फ एक इस सोर्स है कि उसके पास एक रिसोर्स है जो लिमिटेड है, जो चाहिए, जो सारे मेंबर्स को यस सर। चाहिए, वो उसकी वजह से एक इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक तरह से अंडरस्टूड सी एक पावर, उसका अथॉरिटी नहीं सॉरी, इम्प्लाइड पावर जो सी है, वो उसके पास आया कि वो इतने में ही चौधरी बना फिरता है कि मल्टीमीडिया तो मेरे से ही लेने ना, मैं दूंगा नहीं या कुछ और करूंगा। इस तरह से ये कंट्रोल ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज था। ओके गुड जी, ये हमें फातिमा हबीब ने भी बेटा ज्वाइन किया है। फातिमा, आप अगर हमें इसमें एक कंट्रोल ऑफ बॉर्डर्स वाला अगर पॉइंट थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें, रिकॉल कर दें। सर इसमें हम लोग जैसे हर डिपार्टमेंट के पास एक अपना कंट्रोल होता है, तो जब हम इसका चेक एंड बैलेंस करते हैं तो हर डिपार्टमेंट के बारे में जो हमें नो हाउ मिलती है कि हर डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इसमें आई थिंक यही सब होता है। जी असना, इस पॉइंट को अगर थोड़ा सा एलेबरेट कर सकें तो। तो बेसिकली ये पावर ऑफ यूजेस का पॉइंट है, तो इसमें पावर की बात हो रही है। तो कंट्रोल ऑफ बॉर्डर्स वो होते हैं जो हायर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनसे इतनी इजीली नहीं हम इनको अप्रोच कर सकते। जैसे कि कोई एमएनए है, एमपीए है, वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी का है, कोई पॉलिटिशियन ही है, तो फिर वो उनके हमें पहले कांटेक्ट करना पड़ता है उनके सेक्रेटरी से या पीए उनके होते हैं। तो बेसिकली उनको जी बॉर्डर्स एग्जैक्टली, कहते हैं, उनको तो हमें बॉर्डर्स कहते उनको हैं, जो आपको एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, किसी पर्सन तक जो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, वो बॉर्डर्स हैं। तो अब कहने को असल पावर तो एमएनए की है या मिनिस्टर की है, उसके सेक्रेटरी का तो कोई रोल या कोई इतनी पावर या अथॉरिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि उस तक कंट्रोल, वो बॉर्डर उसको कंट्रोल कर रहा है, मिनिस्टर तक एक्सेस को कंट्रोल कर रहा है, तो इस एक्सेस को कंट्रोल करने की वजह से वो जो सेक्रेटरी है या पीए है, उसकी भी एक पावर है, उसको हमने कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में लिया था। तो ये सोर्सेस ऑफ पावर जो से हैं, यही कन्फ्लिक्ट का सोर्स बनते हैं। इन्हीं पावर्स को जब आप यूज़ करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, तो आपके दूसरों के साथ इख्तलाफात, डिसएग्रीमेंट्स या और प्रॉब्लम्स वो अराइज होती हैं। लास्ट पॉइंट हमने पावर्स में एक सिंबॉलिज्म भी पढ़ा था कि सिंबॉलिक जो फैक्टर्स हैं वो भी पावर का एक सोर्स है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको गाड़ी, घर वगैरह ये सिंबल्स दिए थे। सीईओ अपना ऑफिस जो सा बहुत बड़ा ऑफिस बनाता है कंपनी के अंदर, उस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर उसका ऑफिस बहुत बड़ा है,
वो बड़ा ऑफिस उसकी सिंबॉलिक पावर को शो करता है। जितने भी बड़े मतलब ऑफिसर्स या कोई और इस तरह से हैं, उनके आप ऑफिस चेक करें, बाकी सबके ऑफिस से बड़े होंगे। वो बड़ा होना, बड़ा टेबल होना, बड़ी चेयर होना, ये सारी चीजें ये सिंबॉलिक हैं, सिंबल्स हैं जो पावर को देते हैं। ये मैंने आपसे शेयर किया था कि जितने पॉलिटिकल मेंबर्स हैं सभी ये क्रूजर इस तरह की बड़ी गाड़ियां यूज करते हैं, ये पावर का सोर्स है। बड़े घर बनाना, बड़े ऑफिस होना, बड़ी बिल्डिंग होना, ये सारे जो सा है आपके पावर का ये सिंबल्स, ये भी आपको पावर देते हैं। बड़ी गाड़ी देख के हमें लगता है बंदा बड़ा पावरफुल है, ये इसके पास पावर्स है। ये हमारा जी लास्ट टाइम का लेक्चर था, थोड़ा सा हमने इसको रिकॉल कर लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अगर आपका कोई पॉइंट है, कोई बात आप शेयर करना चाहें तो कर लें, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी बता दें बेटा। नो सर, क्लियर है। ओके जी, हमारा ये सेकंड यूनिट जो है ये कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की अप्रोचेस पे था। लास्ट टॉपिक इसका द बेसिक फॉर्म्स ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस हम बात करने जा रहे हैं। एंड नॉर्मली वी डू यूज द 4 forms of conflict management strategies in organizations. These are forms of strategies, these are forms of conflict management styles or methods we can say. इसमें हम बात करेंगे कि हम कन्फ्लिक्ट को किस एंगल से लेते हैं और उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से डील करते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रिजॉल्व करने की, उनको मैनेज करने की हम एफर्ट करते हैं। वो हम डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं इनके आगे फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इनके आगे डिफरेंट मेथड्स हैं और स्टाइल्स हैं कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के। In organizations, normally we do use these 4 forms: separative measures, integrative measures, individual related measures, and issue related measures. Now these are all हमने उनको categorize कर लिया in 4 measures, 4 forms में, 4 groups में। जितने भी methods, जितनी भी techniques conflict को manage करने के लिए यूज की जाती हैं, उनको हम इन 4 के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम इन 4 के अंदर उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक सेपरेटिव मेजर्स, ऐसे मेजर्स कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में जिसमें हमारी अप्रोच ये होती है that if there is a conflict between 2 persons or whatever the number of persons are, one way or one type of strategy is to separate them from each other. उनको एक दूसरे से सेपरेट कर देना, उनको एक दूसरे से दूर कर देना कि वो इकट्ठे हैं तो उनके दरमियान प्रॉब्लम है। उनको एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाए तो वो प्रॉब्लम जो कन्फ्लिक्ट है वो भी रिजॉल्व हो जाए। जैसे नॉर्मली हमारे घर में क्या होता है, जब सिबलिंग्स की लड़ाई होती है, 2 भाई लड़ पड़े, बहन भाई आपस में लड़ पड़े, सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी पेरेंट्स यही करते हैं, उन दोनों को अलहदा कर देते हैं। एक को वकील तौर पे अगर वो लड़े हैं, एक को जो सा है वो अपने साथ फादर सपोज एक बेटे को कहते हैं आजा तू मेरे साथ, वो उसको लेके साथ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे कि इसको छोड़ देते हैं, वो थोड़ी देर सेपरेट रहेगा, वो उनकी लड़ाई ठंडी हो जाएगी, वो लड़ाई खत्म हो जाएगी। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जब 2 लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट आता है तो उनको सेपरेट करने से रेलिवेंट, एक को किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, एक को किसी और ब्रांच में भेज दिया, उनकी टीम्स चेंज कर दी, टीम शफल कर दी। कहने का मतलब यही है कि ऐसे सारे मेजर्स जिनमें आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए 2 लोगों को एक दूसरे से सेपरेट करके कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हैं, एक दूसरे से दूर करके कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हैं, उन मेजर्स को हम सेपरेटिव मेजर्स बोलते हैं। एक पर्सन्स को सेपरेट कर देना, वो दूर हो जाए तो उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। द सेकेंड मेजर्स जो हम categorize कर रहे हैं जी, that are the you can say real strategy or real methods which we need to take in order to resolve the conflict, that are integrative measures. Integrative measures में हम multiple strategies के through conflict को resolve करते हैं, persons के दरमियान
यू कैन से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ ये पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, किसी थर्ड न्यूट्रल पर्सन के थ्रू, जिसके लिए हम टर्म जो होता है वो मीडिएटर या मॉडरेटर यूज करते हैं, कि दो लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व होगा, वो उन दोनों की बात सुनेगा, वो दोनों के जो सा है वो कंसर्न सुनेगा और उन दोनों के दरमियान डिसीजन करेगा, फैसला करेगा, जो भी उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट है, जिस पॉइंट पे भी वो एक दूसरे के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं, उसको डिसाइड करेगा कि कौन ठीक है, कौन गलत है, क्या होना चाहिए। वो दोनों उसका फैसला मानने के लिए बाउंड होंगे। इस तरह के मेजर्स को हम इंटेग्रेटिव मेजर्स बोलते हैं, जिसमें थर्ड पर्सन के थ्रू हम मीडिएट करते हैं। दो लोग जिनके दरमियान लड़ाई है, तीसरा पर्सन उनके दरमियान इंटरफेयर करके कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करता है। वो खुद भी उसको थर्ड पर्सन को चूज कर सकते हैं या किसी और तरह से भी थर्ड पर्सन उनके दरमियान में पुट किया जा सकता है। लाइक जो जितने भी केसेस कोर्ट में होते हैं वो सारे कन्फ्लिक्ट्स की एक टाइप हैं। दो लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट आता है और वो उसको रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं। मैं कहता हूँ जी ये मेरा राइट था, इसने मुझे नहीं दिया। वो कहते हैं नहीं ये इसका राइट नहीं था तो मैं कैसे देता। कौन ठीक है कौन गलत है, इसको रिजॉल्व करने के लिए वो दोनों कोर्ट में जाते हैं और सारे अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स उस जज के सामने प्रेजेंट करते हैं और वो जज डिसाइड करता है कि कौन राइट पे है और कौन रॉन्ग है। तो ये इंटीग्रेटिव मेजर्स ही हैं कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के। ये सेकंड टाइप ऑफ मेजर्स हैं। सेपरेटिव मेजर्स फर्स्ट हमने पढ़ी, सेकंड इंटीग्रेटिव मेजर्स हैं, थर्ड आ जाते हैं जी फिर इंडिविजुअल रिलेटेड मेजर्स। इन मेजर्स में हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए पर्सन पे वर्किंग करते हैं। पर्सन पे यू कैन से एफर्ट करते हुए, उसकी काउंसलिंग करते हुए, पर्सन की उसको समझाते हुए उस पर्सन को कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हेल्प आउट करते हैं। जैसे दो लोगों का इख्तलाफ हो गया, किसी बात पे लड़ाई हो गई, तो मैं एक पर्सन को समझा रहा हूँ कि यार तेरी ये आदत ठीक नहीं है, या तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। मैं उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ कि व्हाट यू हैव डन रॉन्ग, व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू solve all that problem. That type of measures are individual related measures in which we work on the person जिसका कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, उसको समझाते हैं, उस पे वर्किंग करते हैं कि तुम्हारी क्या गलती है, तुमने क्या किया है, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। इस तरह के मेजर्स को हम इंडिविजुअल रिलेटेड मेजर, जिसमें हम पर्सन पे वर्किंग करते हैं, जिस पर्सन का कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, और उसको समझाते हैं कि वो क्या करे, किस तरह करे, उसका कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। The fourth type, the fourth form of conflict management measures, or you can say approaches, is issue related measures. इसमें हम इशू को सुनते हैं, इशू को समझते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं। हम पर्सन की कोई पर्सनल खामियां या वीकनेसेस या आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुनते, जैसे हम इंडिविजुअल रिलेटेड में होता है कि उस पर्सन का ये मसला है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। उसमें हम उसको कहते हैं कि तुम ऐसे करते हो, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम, तुम ऐसे ना किया करो। इशू रिलेटेड में हम पर्सन की बात नहीं करते, हम प्रॉब्लम की बात करते हैं कि ये ना बताओ ये पर्सन ने क्या किया क्या नहीं, ये बताओ प्रॉब्लम है क्या, और उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। उस प्रॉब्लम का सलूशन डिटरमिन करने पे एफर्ट की जाती है और कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है इशू को रिजॉल्व करके, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके। यहाँ पे फोकस पर्सन नहीं होता, बल्कि फोकस इशू होता है, फोकस प्रॉब्लम होती है। जैसे आपसे शेयर किया कि प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट दो लोगों के दरमियान रिजॉल्व अराइज हुआ इस पॉइंट पे या इस बेस पे कि एक स्कूल था और स्कूल के साथ घर था, उन दो लोगों के दरमियान प्रॉब्लम आ गई।
स्कूल वाले अपने स्टूडेंट्स बढ़ाना चाहते हैं और उनको लिए आना जाना शोर है, रिहायशी जो रेजिडेंशियल हैं उनको प्रॉब्लम है कि भाई शोर होता है, हमें प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे ये नहीं देखना कि स्कूल का ऑनर कौन है या वो रिहायशी कौन है, यहाँ पे इंडिविजुअल को फोकस नहीं करना, इशू को फोकस करना है कि वो जो रिहायशी उसका इशू क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, स्कूल वालों की प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, उसका कोई सोल्यूशन ढूंढना है। ये इशू रिलेटेड मेजर्स हैं। तो वी यूज डिफरेंट टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट, और उन सब को हम इन 4 फॉर्म्स में यू कैन से ग्रुप करते हैं। यहाँ पे हम इस एग्जिबिट के अंदर, इस फिगर के अंदर, फिगर 2.1 में फर्दर इनको देख लेते हैं और इस पे थोड़ी और एलेबोरेशन करते हैं। सेपरेटिव मेजर्स दैट इंक्लूड डिसमिसल, पर्सन को डिसमिस कर देना, उसको निकाल देना, ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफर है, सेपरेशन है, चेंज ऑफ रोल है, उसका रोल चेंज कर दिया, उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, उसकी ड्यूटी चेंज कर दी। लाइक अक्सर होता है कि एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जामिनेशन में है या कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, तो इस एग्जामिनेशन को कंट्रोल करने की वजह से उसके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि वो हर टाइम दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मेंबर्स के साथ एतराज़ करता है, ये पेपर्स में ये होता है, ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, ड्यूटीज को इस तरह नहीं करना। तो उसका रोल चेंज कर दे, उसको कंट्रोलर एग्जामिनेशन से चेंज करके उसको कोई और रोल असाइन कर दिया जाए, तो उसका बाकी लोगों के साथ वो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। सो ऑन, इस टाइप के मेजर्स ये सेपरेटिव मेजर्स हैं। इंडिविजुअल रिलेटेड मेजर, पर्सनल डिस्कशन, इंडिविजुअल कोचिंग, काउंसलिंग, कोचिंग, डिस्कशन, पर्सन को सुनना, उसकी बात सुने, वो क्या कह रहा है, वो क्या कोच को फॉलो कर रहा है, उसको समझाना, उसको कोच करना, उसकी काउंसलिंग करना, डिस्कशन करना, ये इंडिविजुअल रिलेटेड है। देन वी हैव इशू रिलेटेड, identification of mistakes, analysis, regulations and guidelines, agreements on objectives। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स मेन है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका सोल्यूशन एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप करना, और एग्रीमेंट्स बना देना, भाई ऐसे होगा, आइंदा के बाद ऐसे करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दोनों पार्टीज के दरमियान कोई एग्रीमेंट वो डेवलप कर लिया। ये सेपरेटिव एंड इशू रिलेटेड आर ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। नॉर्मली जैसे मैंने कहा घर में भी जब होता है तो यही 2 अप्रोचेज ही फॉलो की जाती है, या उन बच्चों को सेपरेट कर दिया जाए या उनकी प्रॉब्लम सुन के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाए इशू रिलेटेड। लाइक लड़ाई हुई 2 भाइयों के या बहन भाई के दरमियान एक चीज पे, वो एक खिलौना था, उस खिलौने पे लड़ाई हो गई, तो वो बात दोनों की सुनी, वो कहता है मेरा ये खिलौना है, इसने ये किया है, वो फिर फैसला कर देते हैं या वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देते हैं, अच्छा तुम ये वाला टॉय ले लो, तुम ये वाला टॉय ले लो, वो इशू रिलेटेड, वो प्रॉब्लम, वो इशू रिजॉल्व हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री में इंडिविजुअल रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पर्सनल कोचिंग, काउंसलिंग के थ्रू पर्सन को समझाना और उसको कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। एंड इंटीग्रेटिव आर मोर यू कैन से sophisticated, more technical, and more appropriate forms of conflict management that involve mediation. Mediation इसी को बोलते हैं कि थर्ड पर्सन 2 लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे, मीडिएटर बनते हुए। उसकी अपनी टेक्निक्स हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। वो पर्सन का न्यूट्रल होना ज़रूरी है, उस पर्सन पे दोनों को ट्रस्ट होना ज़रूरी है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारी मार्केट में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट आ जाता है। लाइक एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई गुड सेल आउट की और वो उनका कॉन्ट्रैक्ट या वो गुड सेल आउट करने का जो पूरा मामला था वो किसी तरह से फुलफिल नहीं हो सका। एक ने सेल आउट की, दूसरे ने कहा रहने दो, या जो भी कोई इशू आ गया, कोई कन्फ्लिक्ट आ गया। एक पर्सन कहता है जी तुमने गलत किया है, तुम मुझे ये पे करो, वो कहता है नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है।
वो दोनों पार्टीज फिर थर्ड पर्सन के पास अपना फैसला लेके चले जाते हैं। नॉर्मली वो हर एक मार्केट के अंदर कुछ एसोसिएशंस बनी होती हैं, कोई मार्केट का प्रेसिडेंट होता है, मार्केट के अंदर उन लोगों ने किसी न किसी को चूज किया होता है कि अब बिजनेस पर्सन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस तरह के छोटे छोटे झगड़े लेके भी कोर्ट में जाए। कोर्ट के फिर अपने आपको पता इश्यूज हैं, टाइम है, और कितना ज़्यादा टाइम ले जाता है केस है। वो पहले एक कोर्ट में डिसाइड होगा, दूसरी कोर्ट में होगा, वो डेट मिलती है। तो ये जो मार्केट के प्रॉब्लम्स और झगड़े होते हैं, ये नॉर्मली मार्केट के अंदर ही रिजॉल्व कर लिए जाते हैं। वो मार्केट कमेटीज या एसोसिएशंस वो इस तरह के फैसलों को सुनती हैं। इन टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज या मेजर्स को हम मीडिएशन बोलते हैं। Clarifying conversation is a form of integrative measures. Clarifying conversation, misunderstanding जो भी हुई है उसको clarify करके। टीम डेवलपमेंट है, सुपरविजन है, टीम्स बना दी जाएं। टीम्स में भी जब आप काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो क्लियर होती हैं, वो दूर होती हैं। या सुपरवाइजर जो सा है वो इंटरवीन करते हुए दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। बॉस इंटरवीन करते हुए कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। ये 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं। हम ज़्यादा फोकस इंटीग्रेटिव मेजर्स पे करेंगे, मीडिएशन और ये ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस में राइट अप्रोच है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की। जो सेपरेटिव है समटाइम्स हो जाता है कि ठीक है आप इसको यूज कर लें, बट नॉट ऑल द टाइम। कोई घर की बच्चों की लड़ाई नहीं है कि जब भी लड़ाई हुई तो दोनों को सेपरेट कर दिया। दो कजन की लड़ाई हुई एक ही घर में, तो एक को उसके पेरेंट्स अपने रूम में ले गए, दूसरे को अपने रूम में ले गए। ये इस तरह से नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस में उनको प्रॉपर जो उनसे रिजॉल्व करना होता है, अदरवाइज उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो डैमेजिंग होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। थोड़ा सा इसको रीड आउट अगर हम कर लें, उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, तो इट इज जो सेपरेटिव मेजर्स हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट अ क्लासिक फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अभी मैंने कहा क्लासिक ट्रेडिशनल है कि दोनों को अलहदा कर दिया जाए। दिस मेथड हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस सिंस टाइम इमेमोरियल। शुरू से ही मतलब ऐसे ही होता है और इस स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है। The emergency brake has to be pulled। जब मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ये इमरजेंसी ब्रेक है, एकदम फौरी। फर्स्ट आपने जो सा है वो मेजर ये लेना है कि दोनों को अलहदा कर देना है। In some cases the separation will not settle the conflict but instead exacerbate it। So ये अलहदा करने से मसले रिजॉल्व नहीं होंगे, आपको उसको फिर प्रॉपरली हैंडल करना है उस केस के अंदर। Issue related measures that involve an organization or technical solution to the problem is sought independently of the people involved। इसमें हम पर्सन फोकस नहीं होते, प्रॉब्लम फोकस होते हैं। किन दो लोगों में आया इस चीज को छोड़ दें, प्रॉब्लम क्या आई है बस इसको फोकस करें। वो किन लोगों के दरमियान है, वो किन्हीं भी दो लोगों के दरमियान हो सकती है। यहाँ पे हमारा फोकस प्रॉब्लम पे, इशू पे होता है, नॉट ऑन द पर्सन्स, किन पर्सन्स के दरमियान आया है। वो उसके स्ट्रेटजीज क्या, इंक्रीजिंग स्कार्स रिसोर्सेज जो हमने पढ़ा वो भी एक इशू रिलेटेड मेजर है। प्रॉब्लम थी प्रिंटर की, प्रिंटर एक और ले दिए तो इशू रिजॉल्व हो गया। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, दो भाइयों के दरमियान लड़ाई हुई है टॉय से। एक के पास गाड़ी है टॉय की, दूसरे के पास नहीं है, दूसरे को भी आपने गाड़ी ले दी, टॉय ले दिया, इशू रिजॉल्व हो गया। अब दोनों के पास टॉयज हैं, वो लड़ाई की वजह वो खत्म हो गई। तो ये इशू रिलेटेड है, इसमें हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। These methods prove successful if a problem is caused by unclear guidelines or boundaries, or when assignments are open to misinterpretation. They have the advantage that participants do not have to get involved in a confrontation। फायदा ये है कि उनकी आपस में कन्फ्रंटेशन नहीं होगी।
जब आपने दूसरे को भी वो चीज़ ले दी तो अब वो आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ किसी तरह की कोई पर्सनल यू कैन से बातचीत नहीं हुई, आपके अपने अपने जो रिलेशनशिप था वो कायम रहा, क्योंकि लड़ाई पर्सन के साथ नहीं थी, लड़ाई उस चीज़ पे थी। वो चीज़ मिल गई तो आपका मसला रिजॉल्व हो गया, आप उस पर्सन के साथ अब किसी तरह की कोई नेगेटिव फीलिंग अपने पास नहीं रखते हैं। However, these methods fail if the factual problem is only a pretext and there are underlying personal issues or conflicts related to company culture. कहता है फायदा तो ये है कि इससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी पर्सन्स की एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन हुए बगैर, बट ये तब फायदेमंद है, तब बेनिफिशियल है अगर प्रॉब्लम वाकई ही वो इशू था। अगर प्रॉब्लम वाकई ये थी कि मेरे पास प्रिंटर नहीं था और इसी की सारी लड़ाई थी, तो अगर प्रिंटर मिल जाएगा मुझे भी, उसके पास है मुझे भी मिल गया, तो फिर तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अगर वो प्रिंटर ना होना तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो मेरे कोई पर्सनल उसके साथ क्लैश था, असल में तो मेरे माइंड में मेरे दिल में कोई और बात थी। प्रिंटर तो मैंने एक बहाना ढूंढ लिया कि यार प्रिंटर उसको दे दिया मुझे नहीं दिया, मैंने इसको बहाना बना के लड़ाई कर ली। अगर सिर्फ वो प्रॉब्लम या इशू एक बहाना है, असल में वो नहीं है, असल चीजें जो है वो पर्सनल है, तो फिर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व या इशू रिजॉल्व करने से भी कंफ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा। फॉर द टाइम बिंग तो हो जाएगा कि मुझे प्रिंटर मिल गया, मैं खामोश हो जाऊंगा, लेकिन फिर मैं किसी और बहाने की तलाश में रहूंगा, क्योंकि मसला इशू या प्रॉब्लम नहीं, मसला पर्सनल है। मसला ये है मुझे उस पर्सन से कोई इख्तलाफ है या उसके साथ कोई किसी तरह की बायसनेस है, कोई जिद है, तो फिर मैं बहाने कोई ना कोई वो फाइंड आउट करता रहूंगा लड़ाई करने के। ये जो सा है इशू रिलेटेड मेजर्स हैं। Third, individual related measures are aimed at seeking a solution on the level of the individual person पे focus करते हुए। These methods are primarily oriented towards the affected people, जिस person जो इफेक्ट हो रहा है conflict से उस पे focus करते हैं, and that involves you can say right or wrong, good or bad को करते हुए, like judicial system is built on this principle, वो यही डिसाइड करते हैं कौन ठीक है कौन गलत है, वो कौन राइट और रॉन्ग चूज करते हैं, पर्सन कौन पर्सन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है। ये इस चीज की लड़ाई है, इस चीज की जंग है। In some cases, a personal discussion helps participants to be able to better understand and deal with the strained conflict situation. Sometimes वो डिस्कशन से ठीक हो जाते हैं, समटाइम्स किसी को डिसाइड करना होता है कि कौन ठीक है और कौन रॉन्ग है। इंटीग्रेटिव मेजर्स में दैट इन्वॉल्व पार्टीज एग्जामिनिंग द प्रॉब्लम टुगेदर। इंटीग्रेटिव इंटीग्रेट करके मिल के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, एक दूसरे के साथ मिल के फाइंड आउट करना है कि क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। These approaches foster direct communication, creating favorable framework conditions for dismantling deadlocks and improving interaction, thereby facilitating resolution of the conflict. इसमें हम असल में वो दोनों पार्टीज आपस में निगोशिएशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू डेडलॉक्स को खत्म करके एक दूसरे के साथ मिल बैठ के, sometimes directly, sometimes with the involvement of third person, उस प्रॉब्लम उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि ये वाली अप्रोच को हम हाईली रिकमेंड करते हैं, फोकस करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें पार्टीज खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती हैं एक दूसरे के साथ। इसीलिए हम इसको इंटेग्रेटिव मिल के इंटेग्रेशंस के कम्युनिकेशंस के थ्रू, डायरेक्ट कम्युनिकेशंस के थ्रू, negotiations के थ्रू conflict को resolve करते हैं। So integrative forms of conflict management have the advantage that they address the conflict itself and do not, like many traditional conflict circumventing forms, seek a solution which avoids dealing directly with the conflict. So इसमें conflict को direct deal करते हैं, avoid नहीं करते हैं, बल्कि उसको resolve करते हैं, इसलिए इसको हम highly prefer करते हैं।
बट दिस फॉर्म ऑफ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डज हाउएवर रिक्वायर टाइम, क्योंकि असल प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, सारी डिस्कशंस के थ्रू किसी एग्रीमेंट पे पहुंचना है, कन्फ्लिक्ट का सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं, हर एक इशू, हर एक की बात सुननी है, एक पर्सन जो कहेगा उसको भी सुनना है, दूसरे को भी सुनना है, उसके सारे एंगल्स को सुनना है। तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना टाइम टेकिंग है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग भी है और सही अप्रोच भी है। तो ये 4 फॉर्म्स हमने कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की नॉर्मली यूज होती हैं। ट्रेडिशनल में सेपरेटिव इशू रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री में इंडिविजुअल रिलेटेड एंड इंटीग्रेटिव है। जी स्टूडेंट्स, इन 4 के रेलेवेंट कोई बात है तो काइंडली वो करें और फिर हम जो है मूव करेंगे। सर इंटीग्रेटिव में जो अगर हम थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे तो वो बिल्कुल बायस नहीं होगा ना, वो न्यूट्रल होगा, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को सुन के फैसला करेगा जो ठीक होगा। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ये उसकी कंडीशन है, उसकी प्री एजम्पशन है, उसकी यू कैन से हम क्या उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि प्री रेक्विजिट है कि उस थर्ड पर्सन का अनबायस्ड होना, न्यूट्रल होना जरूरी है, तभी वो दोनों एग्री करेंगे। अगर बायस्ड है तो फिर तो मैं मानूंगा ही नहीं ना, कि जिस पर्सन के पास हम जा रहे हैं अगर मुझे पता है ये उसकी साइड का है तो मैं तो कहूंगा मैंने तो नहीं माननी, मैं तो नहीं जाऊंगा उसके पास। तो उस पर्सन का तो न्यूट्रल होना जरूरी है। सर वो थर्ड पर्सन जो है वो विद इन कंपनी भी हो सकता है या आउटसाइड होगा? सुपरविजन जो हमने इसकी एग्जांपल ली है, सुपरविजन का मतलब ये है कि वो बॉस नॉर्मली होगा, विद इन द कंपनी होगा, जो उनके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। समटाइम्स अगर कोई सीवियर हो और 2 डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स के दरमियान हो, हायर लेवल पे हो, तो हम किसी थर्ड पर्सन को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी, जो कि एक्सपर्ट हो कन्फ्लिक्ट को समझने में, रिजॉल्व करने में, उसको भी हायर कर लेते हैं। जो ये काउंसलर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, या साइकोलॉजी के लोग होते हैं, समटाइम्स इस तरह के लोगों को, एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। जी ठीक है, थैंक यू। जी एनीवन एल्स? क्लियर है सर। चलें, ये हमारी इस मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है, तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट ज्वाइन करूँगा आफ्टर 5 मिनट्स। आप फिर भी एक नज़र इसको देख लीजिएगा, 5 मिनट के बाद मैं ये ज्वाइन करूँगा। और जो सेकंड बुक है जो मैं नेक्स्ट डिस्कशन करूँगा, वो जो दूसरी बुक आपके साथ शेयर की हुई है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, उसका चैप्टर नंबर 2 हम ये पर्सनैलिटी वाला, इस पे अभी बात करेंगे। तो आप अपनी वो वाली बुक्स को भी ओपन कर लें और इसको रिव्यू कर लें, मैं उस पर फिर दोबारा आपसे बात करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।